हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे मिशन एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हिंदी के व्यंजन टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं। आप सब लोग ध्यान से समझिए। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर आप लोगों को पता है कि स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वयं होता है, जिनके उच्चारण में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वयं राजन्ते स्वराः, यानी स्वर स्वयं उच्चरित होते हैं। और व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में यंत्र तंत्र अवरोध उत्पन्न होता है। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन का भेद या वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। उच्चारण के आधार पर आप देखिए, काकल्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ में स्थित काकल स्वर से होता है उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में के समय मुखर विवर पूर्णतया खुला रहता है, यानी जो काकल्य व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करने में हमारा मुख विवर जो होता है वो पूरा खुला होता है। जैसे आप लोग समझ सकते हो, हाँ, आप हाँ बोलोगे तो आपका पूरा मुंह खुला हुआ रहेगा। और देखिए, यहाँ व्यंजन की तालिका बनी हुई है जिसमें है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन और अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं का से लेकर मा तक, का से मा तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षी व्यंजन होते हैं, ये जो सा होते हैं ये संघर्षी होते हैं। और रा लुंठित व्यंजन होता है, रा। आप लोग यहाँ पे देखिए, रा लुंठित व्यंजन होता है। और अनुनासिक व्यंजन होता है इया मा अंगा अड़ा ना मा, जो हमारा स्पर्शी व्यंजन होता है। स्पर्शी व्यंजन के अंत के जितने भी अक्षर हैं, जैसे इया अंगा, इया मा, अड़ा ना, ये जो होते हैं ये अनुनासिक होते हैं। और अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या और वा, ये अर्धस्वर या अनुनासिक होते हैं। और व्यंजन का उच्चारण स्थान, आज हम थोड़ा व्यंजन का उच्चारण स्थान देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा अपने नियम से अपनी ट्रिक अपनाएंगे और आसानी से हम व्यंजन का उच्चारण स्थान याद करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, कंठ व्यंजन। हिंदी के वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं, यानी जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का पिछला हिस्सा यानी पिछला भाग यानी तालु जो है वो पिछला भाग तालु का स्पर्श करता है। का से ले का वर्ग के पहले के 4 व्यंजन का, खा, गा, घा कंठ व्यंजन कहलाते हैं। तो कंठ व्यंजन यानी ट्रिक है हमारी, अकुह विसर्ग निया नाम कंठा, यानी आ का वर्ग यानी का, खा, गा, घा, हा और विसर्ग, आ का वर्ग हा और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। और तालव्य व्यंजन, यहाँ पर आप देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं, यानी इनका उच्चारण करने में हमें तालु की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा तालु को स्पर्श करती है। और इसको याद करने की ट्रिक है कि अकुह इचु यशा नाम तालुहु, ई चु मतलब चा वर्ग, या और सा यानी सीटी वाला जस्सा जो होता है उसका उच्चारण तालु से होता है। इचु यशा नाम तालुहु, ई चा वर्ग, या और सा का उच्चारण तालु से होता है हिंदी के। और मूर्धन्य यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है उनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का आगे का भाग जो होता है वो कठोर तालु के पिछले भाग से स्पर्श होता है, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और इसको याद करने की ट्रिक है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, री टा वर्ग, रा और सा यानी जो षटकोण वाला सा होता है उसका
उच्चारण मूर्धा से होता है। ऋतु रसा नाम मूर्धा यानी री से ऋषि, टा वर्ग टा ठा डा ढा, रा और सा यानी ये वाला सा का उच्चारण मूर्धा से होता है। और वर्त व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण वर्त से होता है उन्हें वर्त व्यंजन कहते हैं। और इसमें आते हैं वर्त व्यंजन में आते हैं ना, ला, रा, जा, ढ, ढ, ये गिनवाए जा सकते हैं। और दंत व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण दांतों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम दंत व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा की नोक ऊपरी दंत की पंक्ति को स्पर्श करती है, यानी जब हम बोलेंगे तो हमारी जीभ हमारे दांत को स्पर्श करती है, ऊपरी दांत को स्पर्श करती है, तो उनको दंत व्यंजन कहते हैं। और इसको याद रखने की ट्रिक है ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता यानी ली जो होता है ये ऐसे ली, ता वर्ग ला और सा सरौता वाला सा जो होता है उसका उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है। ट्रिक क्या है हमारी, ऋतु लसा नाम दंता यानी ली, ता वर्ग ला और सा का उच्चारण दंत से होता है। ओष्ठ, कौन से व्यंजन का उच्चारण ओष्ठ से होता है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों होठों से होता है उनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनों होठ स्पर्श करते हैं तथा जीवा निष्क्रिय रहती है, यानी जो ओष्ठ व्यंजन होते हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और जो हमारी जीवा होती है वो निष्क्रिय रहती है, यानी इसमें जीभ का कोई भी काम नहीं होता है। तो इसकी ट्रिक है उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ। पू यानी पा वर्ग यानी पा फा बा भा और माँ पा फा बा भा माँ का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से होता है। ट्रिक क्या है, उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ यानी उ पा वर्ग यानी पा फा बा भा माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। और व्यंजन की विशेषता आप देखिए, व्यंजन की विशेषताएं क्या होती हैं। व्यंजन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, आप देखिए व्यंजन की विशेषताएं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण कठिन होता है, यानी बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राण वायु मुख विवर में कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है या संघर्ष करती है, यानी जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी प्राण वायु है वो मुख विवर में कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है या संघर्ष करती है। व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है, जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। व्यंजन अक्षर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उसमें स्वर नहीं जोड़ेंगे तब तक हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजन स्वराघात वहन नहीं करते हैं। व्यंजन सुनने में अधिक प्रस्फुटित नहीं होते हैं। और जीवामूलीय यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण जीवा मूल से होता है उन्हें जीवामूलीय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा का मूल भाग तालु के पिछले भाग से हल्का स्पर्श करता है, यानी जीवामूलीय व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत व ओंठ दोनों से होता है उन्हें हम कहते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। इसकी ट्रिक है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वा का उच्चारण जो होता है, वा का उच्चारण स्थान हमारा दांत और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, वा का उच्चारण दांत और ओठ से होता है। प्रयत्न के आधार पर आप देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। पहला है इस प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन कंठ तालु मूर्धा दंत और ओठ से उच्चरित होते हैं। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये का से लेकर मा तक होते हैं और इनकी संख्या कितनी है, स्पर्शी व्यंजन की संख्या है 25, जो कि का से लेकर पा वर्ग है, यानी का से मा तक है। का वर्ग में का से लेकर अंगा तक हम इनको वर्ग में बांटे हैं। का वर्ग में जो का वर्ग होता है इसमें आ जाता है का से अंगा तक, यानी का खा गा घा अंगा। ये जो है ये कंठ से इनका उच्चारण होता है। का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। फिर चा वर्ग यानी चा छा जा झा इया, जो चा वर्ग होता है इनका उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। चा छा जा झा इया।
टा वर्ग, टा वर्ग, टा ठा डा ढा आड़ा, इनका उच्चारण होता है मूर्धा से। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से। ता वर्ग, ता वर्ग में आ जाते हैं ता था दा धा ना, और ता वर्ग का उच्चारण दांत से होता है। दांत, आप एक बार उच्चारण करके देखिए, इनका उच्चारण करने में हमारी जीभ दांत के पास जाती है, तो ता था दा धा ना यानी दांत से उच्चारण होता है। पा वर्ग, पा फा बा भा मा, इनका उच्चारण ओंठ से होता है। फिर यही है स्पर्शी व्यंजन, का से लेकर जो मा तक होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, और इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से होता है। आप देख लिए। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओंठ से। स्पर्शी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कोई दो वागांग एक दूसरे को स्पर्श करके बाहर निकलने वाली प्रश्वास की वायु में आंशिक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें निकलने में कुछ संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन व्यंजनों के उच्चारण में वागांगों का स्पर्श भी होता है और प्रश्वास वायु को संघर्ष भी करना पड़ता है। हिंदी के जो चा वर्ग होते हैं, चा वर्ग यानी चा छा जा झा, ये चारों ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है? जो चा वर्ग के चा छा जा झा होते हैं, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। चा छा जा झा, यही चारों स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। फिर संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख के वागांग परस्पर इतने समीप आ जाते हैं कि बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु को इसके सक्रिय मार्ग से निकलने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे खा, गा, जा, सा, हा, ये जो हैं खा, गा, जा, सा, हा, ये सारे क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा की नोक, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? आप लोग देखिए, पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा की नोक मूर्धा का स्पर्श करती है। किसका स्पर्श करती है? मूर्धा का स्पर्श करती है, और बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु जीवा के अगल बगल से निकलती है, उस समय निकलने वाले व्यंजन को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयत्न की दृष्टि से जो व्यंजन होता है ला, ला को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला पार्श्विक व्यंजन होता है। लुंठित व्यंजन, फिर क्या है? लुंठित व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या है? पार्श्विक व्यंजन है ला। लुंठित व्यंजन, लुंठित वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा की नोक बेलन की भांति लुढ़क कर वर्ष का स्पर्श करके मसूड़ा नीचे लुढ़क जाता है, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। हिंदी में जो रा होता है, रा को हम क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। रा लुंठित व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, फिर क्या है? आप देखिए, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा की नोक तालु से को झटके से स्पर्श करके हट जाती है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन यानी जिह्वा जो होती है हमारी, जो हमारी जिह्वा होती है, वो जिह्वा की नोक जो होती है वो तालु को झटके से स्पर्श करके हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में जो डा और ढा होते हैं, ढा और ढा, यही दोनों क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। यही दोनों ढा और ढा हिंदी में ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ या अर्धस्वर, हिंदी के कुछ व्यंजन अंतस्थ या अर्धस्वर, हिंदी के कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनकी प्रकृति स्वरों के समान होती है। कैसी होती है? स्वर के समान होती है, लेकिन इनमें व्यंजनों की प्रकृति भी है। क्या है? व्यंजनों की भी प्रकृति है, लेकिन ये होते हैं स्वर के समान। ऐसी ध्वनियों को हम अंतस्थ या अर्ध व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा न तो व्यंजनों को के उच्चारण की भांति तालु या मूर्धा का स्पर्श करती है, और न ही स्वरों के उच्चारण
के समान सर्वथा अलग ही रहती है, लेकिन इनकी स्वरों के उच्चारण के समान कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इनको व्यंजन में रखा गया है। या और वा जो है, या और वा यही दो जो हैं वो अंतस्थ व अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो जो या और वा होते हैं यही अंतस्थ या अर्ध स्वर कहलाते हैं। नासिक या आप लोग देखिए, नासिक या अनुनासिक, नासिक या अनुनासिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से न निकलकर नासिका मार्ग से बाहर निकलती है उन्हें नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। मुख से न निकल के कहाँ से निकलती है वायु? नासिका से निकलती है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण जो होते हैं अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, जो 5 वर्ग हैं हमारे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके जो अंतिम वर्ण होते हैं अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, यही क्या कहलाते हैं? यही क्या है? यही है नासिक के व्यंजन। स्वर तंत्रियों के आधार पर देखो व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों की गतिशीलता अलग अलग होती है। जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उस समय स्वर तंत्रियों की गतिशीलता अलग अलग होती है, अतः स्वर तंत्रियों की गतिशीलता के कारण व्यंजन के 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2 हैं, एक सघोष व्यंजन और एक अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष या घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और सभी स्वर वर्ण अंतस्थ व्यंजन या ला, वा और हा सघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष व्यंजन कौन होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग यानी का, खा, गा, घा जो होता है अंगा, उसमें का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है, जितने भी स्वर हैं अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा और हा, ये सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन, अब आप लोग देखो अघोष व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण सा, तीनों सा जो होते हैं वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और जो तीनों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा यही क्या होते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, तालिका में समझाया गया है। सघोष व्यंजन क्या है, अघोष व्यंजन क्या है? तृतीय वर्ण जो होते हैं वो चतुर्वर्ग और पंचम वर्ग जो होते हैं 3, 4, 5, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे जो होते हैं वो सघोष होते हैं। आप लोग यहाँ से देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो गया और पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का अघोष हो गया। अब प्राणत्व के आधार पर देखिए व्यंजन कितने होते हैं। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जब उच्चारण करते हैं मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर अल्प प्राण है। जितने भी स्वर हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो ऊष्म और समस्त ऊष्म जो है सा, हा वर्ण, ये क्या कहलाते हैं? ये महाप्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का आप यहाँ पर देखो, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण ये अल्प प्राण है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और समस्त ऊष्म वर्ण जो है वो क्या है? महाप्राण है। यहाँ पर भी आप समझिए, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का। यही क्या है? इस तालिका में आप देखिए, अल्प प्राण का पहला प्रथम वर्ण, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये प्रथम वर्ण जितने भी हैं और
जितने प्रथम वर्ण हैं, जितने तृतीय वर्ण हैं, पंचम वर्ण है अल्प प्राण हुए और दूसरी और चतुर्थ महाप्राण हो गए। या रा ला व अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। या रा ला व अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण है। सभी स्वर अल्प प्राण वर्ण हैं। जितने भी स्वर हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ढा अल्प प्राण और ढा महाप्राण है। जब ढा, ये डा जो होता है ये अल्प प्राण और ढा जो होता है वो महाप्राण होता है। ऊष्म वर्ण, जितने भी ऊष्म वर्ण हैं, सा सा साहा महाप्राण वर्ण हैं। अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर देखिए अनुनासिकता के आधार पर व्यंजन कैसे होते हैं। मुख विवर और नासिका विवर से निकलने वाले प्रश्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के मौखिक और नासिक व्यंजन अनुनासिक कहलाते हैं। क्या है? मौखिक और नासिक के जो होते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। नासिक या अनुनासिक के जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्रश्वास वायु प्रायः नासिका विवर से निकलती है उन्हें हम नासिक या अनुनासिक के व्यंजन कहते हैं। इया, अंगा, इया, अड़ा, नामा, ये जो पांचों हैं ये क्या कहलाते हैं? ये अनुनासिक के कहलाते हैं। लेकिन चंद्रबिंदी अर्धनासिक के है। लेकिन जो चंद्रबिंदी जिस पे लगी होती है वो अर्धनासिक के है। जैसे हंस और हंस में यह अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। मौखिक व्यंजन कौन? मौखिक व्यंजन जिन व्यंजनों का के उच्चारण के समय प्रश्वास वायु केवल मुख विवर से उत्पन्न होती है उन्हें मौखिक व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन जो होते हैं वो मौखिक व्यंजन कहलाते हैं। केवल अब नासिक के व्यंजन जो होते हैं, नासिक के व्यंजन मतलब या, अंगा, अड़ा, नामा को छोड़कर सारे जो हैं वो मौखिक व्यंजन कहलाते हैं। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर हिंदी में व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियों में कभी तो दृढ़ता होती है, कभी शिथिलता और कभी मांसपेशियां सामान्य होती हैं। कभी दृढ़ता होती है, कभी शिथिलता और कभी सामान्य। इसी आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दृढ़ व्यंजन। पहला क्या है आप यहाँ से देखिए। पहला है दृढ़ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां दृढ़ होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मुख की मांसपेशियां दृढ़ होती हैं उन्हें दृढ़ व्यंजन कहते हैं। जैसे टा, भा, ढा, ढा, ये चारों जो हैं ये दृढ़ व्यंजन है। शिथिल व्यंजन क्या होते हैं? शिथिल व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां शिथिल होती हैं उन्हें शिथिल व्यंजन कहते हैं। का, ना, मा, आप लोग देखो, का हो गया, ना हो गया, मा, या, रा, ला, ये सभी क्या कहलाते हैं? शिथिल व्यंजन। मध्यम व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां ना तो दृढ़ होती हैं ना ही शिथिल होती हैं बल्कि सामान्य स्थिति में होती हैं उनको हम मध्यम व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में चा, बा, शा, ये क्या है? मध्यम व्यंजन है। संयुक्तता के आधार पर व्यंजन 3 होते हैं। संयुक्तता के आधार पर हिंदी वर्णों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वियुक्त या स्वतंत्र। जो व्यंजन स्वतंत्र अथवा पृथक रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें वियुक्त अथवा स्वतंत्र व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में का, चा, टा, ता, पा, मा, ये वियुक्त या स्वतंत्र होते हैं। का, चा, टा, ता, पा, मा, ये स्वतंत्र या विमुक्त होते हैं। जैसे कमल, रमन, दमन आदि में वियुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। संयुक्त व्यंजन जब 2 भिन्न ध्वनियों में से एक अपूर्ण हो दूसरी पूर्ण हो तो दोनों मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे युद्ध, दा, जो धा है ये देखो ये दा और धा से मिलकर बना है। भिन्न में आधा ना है फिर पूरा ना है। चंद्र में ना है, दा है, रा है। चंद्र में ना, दा, रा से मिलकर बना, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। जैसे छा, त्रा, ज्ञा और शा,
छा जो होता है वो का और सा से मिलकर बना होता है। त्रा ता और रा से मिलकर बना है। त्रा ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जा और या से मिलकर बना है। और श्रा सा और रा से मिलकर बना है। ये चारों परंपरागत संयुक्त पूछे तो छ, त्रा, ज्ञा और सा। छा जो है वो का और सा से मिलकर, त्रा जो है ता और रा से मिलकर, ज्ञा जा और या से मिलकर, और सा और रा से मिलकर बने हैं। द्वित्व व्यंजन, जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? द्वित्व की स्थिति उत्पन्न होती है और उसे ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, कच्चा, पक्का आदि में बच्चा चा और चा से मिलकर के क्या बनाते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो जब उसका अर्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त होता है, जैसे कच्चा में देखिए आधा चा फिर पूरा चा, पक्का में आधा का फिर पूरा का, तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। हिंदी के नवविकसित व्यंजन, हिंदी के क्या हैं? नवविकसित व्यंजन। ढा और ढा व्यंजन के नीचे बिंदी लगाकर ढा और ढा को नए व्यंजन विकसित किए गए हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये नए व्यंजन विकसित किए गए हैं। नवविकसित व्यंजनों का प्रयोग नवविकसित व्यंजनों का प्रयोग देखिए, जैसे चढ़, सड़क, पकड़ना, चढ़ाना, आड़ आदि में किया जाता है। अवश्य देखें आप लोग, इसको भी अवश्य देखिए आप लोग, अवश्य देखिए। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। ये पूछा जाएगा आप, वाक्य किसे कहते हैं? तो जो भाषा की सार्थक इकाई होती है उसको वाक्य कहते हैं। उपवाक्य, वाक्य से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। पदबंध क्या है? उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं। पद या शब्द, पदबंध से छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? पद या शब्द कहते हैं। अक्षर, पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। ध्वनि या वर्ण, अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर क्या है? अनुस्वार के उच्चारण में श्वास केवल नाक से निकलती है। जो अनुस्वार का उच्चारण है उसमें श्वास केवल नाक से निकलती है, जैसे अंक, अंगद, गंगा। और अनुनासिक, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है, अनुनासिक के उच्चारण में श्वास मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। अनुस्वार में मुख केवल नाक से निकलती है और अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे दांत, आंत, अंगूठा। अनुस्वार जो होता है वो तीव्र ध्वनि है, अनुस्वार तीव्र ध्वनि है और अनुनासिक धीमी ध्वनि है। अनुस्वार जो होता है वो तीव्र होता है और अनुनासिक जो है वो धीमा होता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे कंठ, दंत, अंत। और तद्भव शब्दों, जो तत्सम होते हैं उनमें अनुस्वार लगेगा और जो तद्भव होते हैं उनमें चंद्रबिंदी लगता है। दांत, आंत, गांव। तो आप यहाँ से तत्सम में भी सीखिए, जहाँ पर अनुस्वार लगा है वो तत्सम और जहाँ पर चंद्रबिंदी लगी है वो तद्भव हो जाएंगे। व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हलंत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन छ, त्रा, ज्ञा, ढा और ढा जोड़े गए हैं। अवश्य देखें। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी के कितने प्रमुख तत्व होते हैं? हिंदी के 2 प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या 11 है। और हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन की संख्या 41 है। 41 व्यंजन, 11 स्वर और मिलाकर के 52 वर्णमाला के शब्द हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह अंग और आह अयोगवाह कहलाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द कौन है? स्पर्श व्यंजन है। जिनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जिसका खंड ना किया जा सकता हो, उसे हम ध्वनि कहते हैं।
व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल व्यंजन की संख्या 41 है। हिंदी मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन 33 हैं। मूल व्यंजन 33 और कुल व्यंजन 41 हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। छ, त्र, ज्ञ और श। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजन यानी सा, 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 हा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, ढा और ढा। और प्रयत्न की दृष्टि से ला जो होता है वो पार्श्विक होता है। ला पार्श्विक होता है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। व्यंजन से संबंधित निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोग वाह कौन सा है? आप इसमें देखिए, इसमें अयोग वाह कौन सा होगा? पहला देखिए, पहले में अयोग वाह, तो अयोग वाह अभी हमने पढ़ा था, तो अयोग वाह हो जाएगा अंग और आहा। जो अंग और आहा होते हैं यही हो जाएंगे हमारे अयोग वाह। दूसरा, हिंदी वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? आप देखिए, मूर्धन्य इसमें से कौन सा नहीं है? टा, ठा, डा। मूर्धन्य व्यंजन हमने पढ़ाया था उपपद्मनीय ना ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी जो टा वर्ग था, टा, ठा, डा, ढा, वो मूर्धा था। तो ये जो जा है, जा ए, ये मूर्धन्य नहीं है। हिंदी में महाप्राण ध्वनि चुनिए। इसमें से महाप्राण ध्वनि चुनिए। महाप्राण ध्वनि कौन सा हो जाएगा? महाप्राण ध्वनि हो जाएगा खा हो जाएगा महाप्राण ध्वनि। चौथा देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा पहला सा, 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 हा। जो पहला है वो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा सा, 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 हा। पांचवा, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो महाप्राण से किससे संबंधित होती हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं, जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वही क्या कहलाती हैं? महाप्राण कहलाती हैं। छठा देखिए, निम्न में से अर्ध स्वर क्या है? जो अर्ध स्वर होता है वो क्या है? अर्ध स्वर है या को हम क्या बोलते हैं? या को बोलते हैं अर्ध स्वर। सातवां, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला जो होती है वो किस प्रकार की ध्वनि है? ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। ए, ला को पार्श्विक बोलते हैं हिंदी में। आठवां, हिंदी में कौन सा शब्द अमात्रिक है? आप देखिए, कारखाना, अभिताभ, कलरव और चाहना, इसमें से अमात्रिक कौन सी होगी? तो जो सी है, आप सी वाला देखिए, यही क्या है? अमात्रिक है। और उसके बाद नौ देखिए, छा वर्ण किसके योग से बना है? जो छा वर्ण है वो किसके योग से बना हुआ है? तो छा वर्ण का और सा के योग से बना हुआ है। का और सा से मिलकर कौन सा बना है? वो छा बना है। 10वां देखिए, 10, हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आते हैं? का और अंग और आहा जो है वो किसके साथ आते हैं? तो अंग और आहा जो है वो आ के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? आ के साथ आते हैं। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण कौन सा है? आप बताइए। तो महाप्राण वर्ण हो जाएगा था जो है वो महाप्राण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, हिंदी में दंत वर्ण कौन सा है? दंत इसमें से कौन सा है जिनकी का उच्चारण दांत की सहायता से होता है? तो वो हो जाएगा सी, ऋतुलसा नाम दंता ता। 13 देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान का, खा, गा, घा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो 13 का हो जाएगा बी, यानी कंठ से होता है। इनमें कौन सा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण है? आप 14 वाला देखिए, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा सी, यानी चा जो है वो अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। इनमें से कौन सा 15 देखिए, 15, प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो आप देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा हो जाएगा? 15 का हो जाएगा या जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। का, टा और टा ये स्पर्श व्यंजन है
और यह जो है ये नहीं है। और 16 देखिए, प्रश्न संख्या 16, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि व्यंजन ध्वनि कौन सी है? आप देखिए, स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ ध्वनि जो है वो इसमें से कौन है? तो वो हो जाएगी भा। भा जो है एक वो स्पर्श है, घोष है, महाप्राण है, और ओष्ठ ध्वनि कौन हो जाएगी? भा। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, हिंदी की 17 संख्या देखिए, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो हिंदी की तालव्य ध्वनियां हो जाएंगी इचु यशा नाम तालु, यानी जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग आप लोग देखिए, चा वर्ग जो है, चा वर्ग, चा छा जा झा, यही क्या हो जाएंगी? तालव्य ध्वनियां हो जाएंगी। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सब लोग मन लगा के पढ़िए और फिर हम कल आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका मोस्ट वेलकम है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और नई नई परीक्षाओं को पास करते रहिए आप लोग।